नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं और स्टडी कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की ठीक चल रही होगी। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे मेंस पार सीरीज में। अब की बार मेंस पार, और ये सीरीज कैसी लग रही है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इसमें कुछ सुझाव देना हो तो सुझाव का भी हम स्वागत करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी टॉपिक पे आपको लग रहा है कि सर उस पर प्रश्न बना दें तो आप बताइएगा, हम उस पर प्रश्न भी बनाएंगे। बस उसके लिए शर्त यह है कि कम से कम उस टॉपिक पे 5 बच्चों का कमेंट होना चाहिए। आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस पेपर 4 से संबंधित है। और आज का जो प्रश्न है वो है मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंधों की जो है वो विवेचना करनी है। 12 अंक का प्रश्न है, तो आइए देखते इसको कैसे करना है। और आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचना है। आप सभी जानते होंगे जो अब की बार मेंस पारी हमारी सीरीज है, ये मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से यहाँ प्रश्न कराया जाता है। सुबह जो है वो 9 बजे और शाम को 4 बजे। तो इस समय तो ज़रूर आप पेन पेपर ले करके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ न केवल आप एक प्रश्न को देखेंगे बल्कि उसका मॉडल आंसर भी यहाँ पाएंगे। प्रश्न को कैसे करना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सीरीज है। सैटरडे को हमारा प्रयास रहा था कि हम वीकली करंट अफेयर्स भी लेकर के आए, जो 9 बजे सुबह आता है। तो आप लोग ये भी देखिए, क्योंकि यहाँ हमारा यही है कि सप्ताह भर में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो आपका कवर होता रहे, वो आपका कहीं से छूटे ना। तो सूचना समाप्त हुई। आइए प्रश्न पे देखते हैं। तो सबसे पहले चूंकि मनोवृत्ति के बारे में है कि मनोवृत्ति को जो है वो परिभाषित कीजिए। फिर पूछ रहा है कि मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंधों की जो है विवेचना करना है। तो आपका जो प्रश्न है वो 2 डायमेंशंस में है। और देखिए मुख्य परीक्षा में आपको ऐसे ही करना है कि प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है, और ऐसे ही आप फॉर्मेट बना लीजिए कि देखिए मनोवृत्ति को बताना है तो एक ये हो गया, फिर मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के बीच संबंध क्या है तो दूसरा ये हो गया, और फिर एक निष्कर्ष। 2 डायमेंशंस में है, यानी कि अगर 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे तो 6 नंबर इधर से मिलेंगे। तो आपको बराबर दोनों को बताना होगा एक तरीके से, एक ऑर्डर में। तो सबसे पहले मनोवृत्ति की थोड़ी सी आप भूमिका दीजिए कि मनोवृत्ति से अभिप्राय है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय जैसे व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार या स्थिति आदि के बारे में सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव की जो है वो उपस्थिति। मतलब जो हमारी जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति जो है अच्छी हैं तो सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा, अगर बुरी हैं तो नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। वही आप बता रहे हैं। अभिवृद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है। भाई जाहिर सी बात है कि जो है ये हमारे मन से निश्रित होती हैं, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के चरित्र, रुचि, प्रतिक्रिया करने के आधारों, पूर्वाग्रहों को जो है वो स्पष्ट करती हैं। तो थोड़ा सा जो है आप मनोवृत्ति के बारे में आपने यहाँ बताया है। जैसे अब इसका थोड़ा सा उदाहरण भी दीजिए, और आप भी अपने परीक्षा में इसी तरीके से उदाहरण दे करके अपनी चीज़ों को और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास कीजिएगा। एथिक्स के पेपर में तो बहुत ज़रूरी होता है उदाहरण देना। देखिए उदाहरण, तर्क, तथ्य की ज़रूरत तो सारे पेपर्स में होती है। और हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप कोई दावा करें तो उस दावे के पीछे का प्रमाण तो जरूर दें, क्योंकि वही प्रमाण जो है वो आपके दावे की पुष्टि करता है। और जब तक आपके दावे की पुष्टि नहीं होगी तब तक आपको अंक नहीं मिलेगा। तो एक उदाहरण दीजिए कि जैसे आज हमारे मन में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति सकारात्मक जो है वो अभिवृत्ति है, और आगे फिर जबकि पारंपरिक एवं रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति नकारात्मक जो है वो मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है। मतलब इसमें आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भाई चाहे आधुनिक शिक्षा हो, चाहे आधुनिक मूल्य हो,
तो वो जो पश्चिम जगत से हमको मिले तो उसके प्रति आज हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। भाई अंग्रेजी का उस तरीके का विरोध नहीं है। अब तो समस्या ये हो गई है कि हिंदुस्तान में ही हिंदी का विरोध है, और ये कहीं से ठीक नहीं है। जो साउथ के जो स्टेट जो है वो हिंदी का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। बल्कि उनको तो सामंजस्य से बैठा के चलना चाहिए, और सारी भाषाएं हमारी अपनी हैं और ये हमारी अस्मिता की पहचान है, और हमें अपनी अस्मिता की रक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन वही है कि राजनीति से प्रेरित चीज़ें हैं, तो चलिए हम उधर नहीं जाएंगे। तो वही है कि आज जो पश्चिम की जो अच्छी चीज़ें हैं आज उसको हम अडाप्ट कर रहे हैं, उसके प्रति हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लिए हैं, और एक रुचि के साथ उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर कोई महिला कहे कि हमको जो है सती होना है, तो सती प्रथा एक समय समाज में इसको बहुत ज़्यादा इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था। जो महिला अपने हस्बैंड के साथ चिता में सती होती थी उसको लेकर के मतलब देवी का दर्जा उसको समाज में दिया गया था। लेकिन आज परंपराएं बदली, नैतिक प्रतिमान बदले, लोग अवेयर हुए और लोगों ने कहा नहीं ये प्रथा नहीं कुप्रथा है, मतलब इसके अंत होना जरूरी है। और वर्तमान समय में सती एक्ट का कानून तो है ही है। अगर कोई महिला सती होना चाहे तो हम ही आप उसको जाके रोक देंगे कि यार ये क्या पागलपन है। तो वही चीज़ें हैं कि किस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक जो है वो मनोवृत्ति का निर्माण होता है किसी भी विषय वस्तु को लेकर के, किसी घटना को लेकर के। तो आप एक उदाहरण से इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर दिए। फिर अभिवृत्ति जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करने के साथ साथ समाज में उसके कार्य व्यवहार को जो है वो संचालित करती है, जबकि अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की जन्मजात या अर्जित क्षमता है। मतलब आप यहाँ अभिक्षमता के बारे में, चूंकि प्रश्न में दूसरा जो टर्म है वो अभिक्षमता है, तो अब आप यहाँ अभिक्षमता को बता रहे हैं कि अभिक्षमता क्या है। तो वो एक ऐसा स्किल है कि जो आपको किसी क्षेत्र में मतलब बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। कि मतलब होता नहीं कि जैसे आपके गांव में कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में लोग कहते करे यार वो तो बहुत अच्छा मैकेनिक है। तो मैकेनिक है यानी कि वो उसकी उसमें स्किल्ड है, वो उसमें कुशल है। तो वही आप इसमें बता रहे हैं। जबकि मनोवृत्ति जहाँ भाव या विचार रूप में प्रकट होती है, वहीं अभिक्षमता कार्य रूप में प्रकट होती है। मतलब मनोवृत्तियों का जो संबंध है वो मानसिक होता है, मैंने पीछे ही बताया है, और वो हमारे भावों और विचारों से जो है वो प्रकट होती है कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके प्रति कैसा भाव हमारे मन में आता है। लेकिन जो अभिक्षमता है वो कार्यात्मक रूप से प्रकट होती है। मतलब कोई काम किस तल्लीनता से किया गया है, किस फ्रीक्वेंसी से किया गया है और कितनी दक्षता से किया गया है, ये अभिक्षमता के माध्यम से ही तय होता है। क्योंकि अगर 5 लोगों को कोई एक टास्क दीजिए तो 5 लोगों की जो है सेम समय में काम क्षमता अलग अलग निष्पादित होगी। किसी की बहुत उच्च क्वालिटी की बहुत सटीक होगी और कोई औसत होगा तो कोई निम्न होगा। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो व्यक्ति की अभिक्षमता ही डिसाइड करती है। तो वही आप इसमें बता रहे हैं। फिर मनोवृत्ति और अभिक्षमता के बीच संबंध। देखिए आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट यही था ना कि मनोवृत्ति और अभिक्षमता के बीच संबंध क्या है। तो अब थोड़ा सा आप संबंधों को देखिए कि अभिक्षमता या मनोवृत्ति में से किसी एक की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा स्किल हों और हमारी जो मनोवृत्ति है वो बहुत अच्छी ना हो, मतलब हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी ना रहे, तो फिर हम किसी बेहतर कार्य को नहीं कर सकते। मतलब अगर हमको किसी भी क्षेत्र में बेहतर होना है तो हमारी अभिवृत्ति और अभिक्षमता दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। वही इसमें बताया जा रहा है। अभिक्षमता के उचित प्रयोग हेतु सही मनोवृत्ति का जो है वो होना आवश्यक होता है। जैसे तकनीक रूप से प्रतिभावान सिविल सेवक जिसके पास सही मनोवृत्ति का अभाव है भ्रष्टाचारी हो सकता है। मतलब अगर कोई सिविल सेवक है और वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत
तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा कुशल है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति में जो है वो नकारात्मकता है, वो मानसिक रूप से अच्छा नहीं है, तो उसकी जो अभिक्षमता है वो, उसकी जो डायरेक्शन है अभिक्षमता की, वो गलत दिशा में जाएगी। वो भ्रष्टाचारी होगा, वो निष्ठुर होगा, वो अपने न्याय निर्णय में बहुत कठोर होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेंटेन कौन करता है? ये सारी चीज़ें मेंटेन करती है मनोवृत्ति, जो अभिवृत्ति होती है वो मेंटेन करती है। फिर क्योंकि मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता आमतौर पर एक दूसरे को जो है वो सुदृढ़ बनाते हैं। वही जो मैंने कहा कि भाई दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सिविल सेवकों में इन दोनों ही मापदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होता है, ताकि वह विषम परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है वो कुशलता पूर्वक कर सके। क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तब तक कोई भी लोक सेवक जो है वो अपने कार्य को उतनी दक्षता से नहीं कर सकता, उतनी कार्य कुशलता से जितनी होनी चाहिए। एक सकारात्मक मनोवृत्ति सिविल सेवकों की अभिक्षमता को जो है वो निर्देशित करती है एवं उसका जो है वो मार्गदर्शन भी करती है। जैसे हाल ही में आई केरल आपदा के समय एक आईएएस अधिकारी ने स्वेच्छा से जो है वो राहत सामग्री एकत्र कर जो है वो पीड़ितों की सहायता की। तो देखिए यहाँ क्या था कि अभिक्षमता था, मतलब उसके अंदर स्किल्ड थी, भाई आईएएस था, एक कुशल व्यक्ति था, लेकिन आईएएस तो बहुतेरे थे। ये प्रयास केवल एक दो लोगों के द्वारा ही क्यों की जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो मनोवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण लिए होती है। और जब सकारात्मक दृष्टिकोण लिए होगी तो आप किसी भी घटना परिघटना से जो है आप बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, उससे सहानुभूति रखेंगे, समानुभूति रखेंगे, उसके प्रति आपके मन में करुणा भाव आएगा। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करती है? मनोवृत्तियाँ डिसाइड करती हैं। और जब सकारात्मक मनोवृत्ति रहेगी तो आपको कुछ ऐसे ही काम करने के लिए वो प्रेरित करेगी, जो केरल में एक आईएएस अधिकारी के द्वारा ये पहल किया गया। और भी एक दो आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं उस समय, तमाम छोटे छोटे प्रोग्राम चला करके, ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उस आपदा के समय में इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है जन की रक्षा करी है, वित्त के माध्यम से भी और राहत सामग्रियों को पहुंचाने के भी माध्यम से। तो ये हो गया। अब निष्कर्ष अगले पेज पे जाएंगे। पहले एक छोटी सी भूमिका देखिए, आप लोगों का जो अभी समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है, और हमारे संस्थान के द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि हम जो है डेली आपको यहाँ न केवल इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रश्न दें, बल्कि प्रश्न का मॉडल उत्तर भी दें, कैसे प्रश्न लिखना है वो भी हम बताते हैं, कि अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसको लेकर के भी जो है वो हम दूर करते हैं। अगर कमेंट करते हैं कि जैसे अगर देखिए ये कॉपी है, अगर ये 8.5 नंबर पाया है, सॉरी 8 में 2.5 नंबर पाया है, या ये 8 में 3 नंबर पाए हैं, तो ये कैसे 5 5.5 नंबर तक जा सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। और फिर जो है जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो लास्ट में इस तरीके से हम जो है मॉडल आंसर भी देते हैं। यानी कि प्रत्येक टॉपिक से पूरी तैयारी यहाँ होती है, बस आप लोग ज्वाइन करिए और डेली देते रहिए। हम यहाँ उन बच्चों को तो और बेसब्री से इनवाइट करना चाहेंगे कि जो इस बार किसी कारणवश प्रीलिम्स रह गए हैं, या जिनका टारगेट पीसीएस 2025 है। क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा की जो तैयारी होती है वास्तव में वो साल भर पहले से होती है, 6 महीना 8 महीना पहले से होती है। क्योंकि मुख्य परीक्षा का सिलेबस बड़ा होता है, सारे टॉपिक पे प्रश्न करने होते हैं, तो वो सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। अभी के जो बच्चे हैं जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो हम यही सुझाव देंगे कि हमारा जो है अब की बार मेंस पार जो बैच चल रहा है टेस्ट सीरीज का उसको ज्वाइन करें, और वो टारगेटेड, मतलब जितना प्रश्न लिख पाए उतना संस्थान से मांगे और लिखते रहें। क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जिनको जो है वो 2025 में देना, अक्टूबर में जिनकी पीटी है, तो उनके लिए समय है। अगर आप हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो इसके माध्यम से आप डेली 2-2 प्रश्न ही करेंगे प्रत्येक टॉपिक से। तो सोचिए आप न केवल प्रत्येक टॉपिक को पढ़ लेंगे,
साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के पास आपके पास प्रश्न होगा और उसका मॉडल आंसर होगा। तो कितनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और जब आप मुख्य परीक्षा में देने जाएंगे तो आपके पास तो हजारों प्रश्नों की जो है वो एक सीरीज ही होगी, केवल आप उस समय उसको रिवीजन करके चले जाइएगा, तब भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो इस बैच से जुड़िए। इसका कॉन्टेक्ट नंबर है 730307 और देखिए यहाँ क्या है कि आप फुल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं अभी हमको जो है एक बैच ही कोई ज्वाइन करके देखना है, तो आप कोई एक बैच जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं पहले हम डेमो देखेंगे 2-4, तो आप पीडीएफ में आप टेस्ट ले भी सकते हैं, उसका मॉडल आंसर आप लेके देख सकते हैं क्वालिटी, उसके बाद आप जो है ज्वाइन करें। फिर निष्कर्ष देखिए, चूंकि मैंने पीछे बता ही दिया है कि दोनों के बीच संबंध क्या है। और अब निष्कर्ष में बताइए कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक सफल प्रशासक के लिए मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता दोनों की आवश्यकता होती है। जो इनके अंदर नेतृत्व क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, करुणा जैसे मूल्यों का विकास करती हैं। हालांकि मनोवृत्ति को अक्सर अभिक्षमता पर जो है वो प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसे बाद में आसानी से जो है वो बढ़ाया एवं परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ में इसे बदलना जो है वो मुश्किल होता है। मतलब आपके पास आपकी मनोवृत्ति बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, अभिक्षमता जो है वो थोड़ा सा कम भी रहेगा तो उसको तो आप जो है बाद में मेंटेन भी कर लेंगे। तो फोकस थोड़ा सा मनोवृत्ति पे होती है और होनी भी चाहिए। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष है, और आपको भी अपने मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से भूमिका लिखनी है, इसी तरीके से निष्कर्ष और उसी तरीके से बीच का पार्ट। देखिए यहाँ क्या है कि आपके जो अब प्रश्न पूछने का पैटर्न है आयोग का, तो वो 3 घंटे में 20 प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके पास अब इतना अवसर नहीं है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल्स से लिखिए, और आयोग आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर रहा। आयोग का ये कहना है कि भाई आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको करना है, बस टू द पॉइंट बने रहिए और सारे प्रश्न को टच करके आइए। ये नहीं है कि अब स्टार्टिंग में आप खूब बढ़िया खूब अच्छी राइटिंग में लिखना शुरू किए और बाद में जाते जाते आपको ही अगर आपकी कॉपी दे दी जाए चेक करने के लिए, तो आप ही ना समझ पाइए कि हमने बाद में लिखा क्या है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, प्रश्न में कैसे भूमिका, कैसे निष्कर्ष, कैसे बीच का पाठ लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, हमारे पास बहुत से बच्चों की कॉपी आती है, क्योंकि हम डेली ही कॉपी चेक करते हैं, या ऑफलाइन बैच में जो है बच्चे आके मिलते भी हैं, तो वहाँ हम एक चीज़ ये महसूस करते हैं कि बच्चों की जानकारी तो ठीक है, और वो बच्चे तो जो पीटी पास की हैं वो काफ़ी फैक्चुअल स्तर पे भी प्रिपेयर है, लेकिन वो एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें लिख नहीं पाते। तो इसके तहत भाई हमारी सीरीज चली रही है, हम यहाँ बता ही रहे हैं, और हमारा जो मुख्य परीक्षा का प्रोग्राम है वो भी इस दिशा में बहुत बेहतरीन जो है वो सहयोग कर सकता है आपका। तो इस सब चीज़ों को फॉलो करिए। आंसर राइटिंग देखिए 1 2 3 4 10 दिन में नहीं होती है। आंसर राइटिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, अगर आप 3 4 5 महीना इसको लगातार करेंगे तब आपके अंदर वो चीज़ें निकल के आएंगी जो आयोग आपसे चाहता है। तो कम से कम उसको निकल के आने के लिए आपको खूब प्रयास करना होगा। और जनरली बच्चे करते क्या हैं कि आंसर राइटिंग से ही भागते। पढ़ना तो अच्छा लगता है लेकिन लिखना नहीं चाहते। और मेरे हिसाब से अगर यूपीएससी पास करने के लिए सबसे जो जरूरी स्किल की ज़रूरत होती है वो होता है आंसर राइटिंग। वर्तमान समय में कि आपको जानकारी थोड़ा कम भी है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन सही है, आपकी राइटिंग सही है, आपको लिखने चीज़ें आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे आप जो है मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं। और ये लिखना तभी अच्छा होगा जब आप निरंतर प्रयास करेंगे एक सही मार्गदर्शन में। तो इसलिए आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज से जुड़िए। ये कुछ लिंक्स हैं, देखिए ये तो हमारा टेलीग्राम है, आप लोग इसे ज़रूर जुड़ें क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही साथ ये 2 चैनल है हमारे, समृद्धि आईएएस का यूट्यूब और संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये दोनों चैनल हमारे ही हैं। और यहाँ आपके काम की बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस
आप इसको देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, क्योंकि यदि आपको ये हमारा प्रयास जो है अच्छा लग रहा है तो हम आपसे इतनी उम्मीद तो करते हैं कि आप एक कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको हमारे किसी बैच की जानकारी चाहिए या हमसे बात करना हो तो 7303307507 पे आप जो है वो फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।